हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी डेली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचआरएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचआरएम का जो वन शॉट है वो ऑलरेडी आ चुका है। आई होप आप सभी ने वन शॉट, वो लगभग 4 घंटे का है, वो देख के अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लिखना है जाके अपने सर्च बार में कॉलेज स्टडीज़ 2। इस चैनल पे मैंने केस स्टडी की वीडियो डाली है। मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था कि इस चैनल पे हमारी केस स्टडी की वीडियो आएगी एचआरएम की, ठीक है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने शायद वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मिस कर दी है, या उन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा था, तो उन लोगों को पता नहीं चल रहा है। और मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल रहा है कि बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि केस स्टडी की वीडियो क्यों नहीं आई। तो गाइस, केस स्टडी की वीडियो रात ही आ चुकी है, बहुत पहले ही। आप लोग जाके एक बार देख लो, वहाँ पे मैंने सारी केस स्टडीज़ PYQ की भी कंप्लीट कराई और उसके अलावा उसकी जैसी और केस स्टडी भी आपको कराई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पक्का एक केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा 9 मार्क्स का, एंड देयर विल बी नो चॉइस कि ये वाली केस स्टडी कर लो या वो वाली कर लो, ठीक है। तो इसे देख लेना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में कराई रही हूँ, और इसके बाद आपका पूरा हो जाएगी तैयारी फुल प्रूफ एग्जाम के लिए। अभी से बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ HRM। The importance of HRM is increasing day by day in the industrial organization. Why? तो देखो, हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस पूछिए HRM की। गाइस, मैं आपको बता दूं, आपका जो HRM का पेपर होगा ना, उसमें ये बिल्कुल उम्मीद मत करना कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपका यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया है, सारे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आएंगे। जैसे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसी तरीके से काफ़ी सारे मैंने PYQ में क्वेश्चन देखे हैं जो वह स्टेटमेंट बेस्ड है। तो इस तरीके से अपने माइंड को प्रिपेयर करके जाना। तो यहाँ से हमसे पहले तो HRM क्या होता है ये पूछा है, और फिर उसकी इंपॉर्टेंस पूछी है। तो देखो, HRM क्या होता है। HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे लोगों को मैनेज किया जाता है काम पे एक सिस्टमैटिक और प्लान मैनर में। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन, वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू द एडविन वी फिलॉपर, HRM is a planning, organizing, directing and controlling, procurement and development, compensation, integration, maintenance, separation of the HRM to the achieve individual, organization and the social objective। गाइज, ये जो डेफिनेशन है ना, ये एज इट इज़ आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। आप इसे याद करके आना, कोट करके आना स्कॉलर के नाम के साथ, क्योंकि आप जब आंसर राइटिंग करते हो ना, तो हमेशा आपको पहले एक नॉर्मल डेफिनेशन लिखनी होती है। उसके बाद आपको अगर स्कॉलर की डेफिनेशन याद है तो उसे कोट करके लिखना होता है। एग्जामिनर पे बहुत ही बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है। तो इसी तरीके से मैंने ये आंसर्स फ्रेम करे हैं। अब आ जाता है नेचर क्या होता है HRM का। तो क्या है, ये पीपल ओरिएंटेड है। पीपल ओरिएंटेड मतलब लोगों को मैनेज करने के बारे में बात करता है, ना कि मशीन और मटीरियल को मैनेज करने के बारे में। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने पेपर दे दिया HRM का तो जीवन में फिर आपको देना नहीं पड़ेगा, ये आपके साथ है। बट HRM क्या होता है, वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। उनका ऐसा नहीं होता कि एक बार एग्जाम दे दिया बस दोबारा आप कोई मतलब नहीं, इट इज़ अ ऑनगोइंग एक्टिविटी। तीसरा, ये गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब HRM का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है जो वो अचीव करना चाहते हैं और साथ में सेटिस्फाई करना चाहते हैं एम्प्लॉय की नीड और एस्पिरेशन को। देन HRM एक डेवलपमेंटल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, डेवलपमेंट और करियर प्लानिंग करी जाती है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका ग्रोथ हो, उनके करियर में डेवलपमेंट हो। देन HRM इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट, पहले HRM को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे HRM बहुत ही ज़रूरी पार्ट है मैनेजमेंट का, ठीक है। अगर आप रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो स्ट्राइक हो सकती है, लोग जा सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल रिसोर्सेज तो सारे कंपनीज के पास सेम ही रहते हैं। हर कोई पैसा देके फिजिकल रिसोर्सेज खरीद सकता है। डिफरेंस कहाँ आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो इसीलिए जो HRM है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का। HRM इज डायनेमिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि HRM कंटिन्यूसली अपने आप को अडेप्ट करता रहता है। अगर टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है उसको लेके, बिजनेस इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको लेके, और जैसा वर्कफोर्स के रिक्वायरमेंट में चेंज आ रहा है। जैसे आज के टाइम पे जो जेनजी है, जेनजी लोगों को क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर चाहिए। तो HRM अपने आप को जो है वो
उस तरीके से चेंज कर रहा है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर प्रोवाइड कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्या रीजन है कि एचआरएम की इंपॉर्टेंस डे बाय डे बढ़ रही है? तो सबसे पहला रीजन तो ये है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लार्जली डिपेंड करती है ऑन द कॉम्पिटेंसी, कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉय। दूसरा, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। एचआरएम हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है वो बढ़े। कैसे? रिक्रूटमेंट के थ्रू, ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से जो एम्प्लॉय हैं उनको कंटिन्यूसली अपग्रेड करने की ज़रूरत है अपने नॉलेज और स्किल्स के लिए। तो इसीलिए जो एचआर है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि एचआरएम के अंदर ही ऑर्गेनाइजिंग की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम वाली चीज़ें आती हैं। देन टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। आज के टाइम पे ना बंदा ना कोई भी स्टेबल लेने को तैयार नहीं है। हर एक को अगर कोई भी अच्छी चीज़ मिल रही है तो वो शिफ्ट कर जाता है। ऐसी अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है अगर उसको कहीं और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो एकदम से चला जाता है। तो आज के टाइम पे टैलेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन बहुत बड़ी चीज़ है और इसीलिए एचआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। देन इंडस्ट्रियल हार्मनी। एचआरएम प्रमोट करता है हेल्दी वर्क रिलेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। ग्रीवेंस को सॉल्व करके, इंकरेज करके कम्युनिकेशन को और मेंटेन करके पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, जिससे इंडस्ट्री में डिस्प्यूट ना हो और हार्मनी बनी रहे। देन एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। देखो फेयर कंपनसेशन, इंसेंटिव और वेलफेयर फैसिलिटीज़ देने के बाद जो एचआरएम है वो हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट रहें, उनका मोराल ठीक रहे और वो अपने जॉब से सेटिस्फाई रहे। देन स्ट्रैटेजिक रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आज के टाइम पे जो एचआर मैनेजर है ना वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि वो जो एचआर पॉलिसी बनाता है ना वो इस तरीके से बनाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उससे वो अलाइन हो और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट भी हो और जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट भी हो। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल हैज़ द एचआर मैनेजर प्ले इन मॉडर्न इंडस्ट्री टू अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। कैसा जो रोल है एचआर मैनेजर को आज टाइम पे प्ले करना है इंडस्ट्री में ताकि वो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कैसे है? क्योंकि एचआर मैनेजर फॉर्मुलेट करता है और इंप्लीमेंट करता है एचआर पॉलिसी को, मेंटेन करता है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को, देन वेजेस देखता है कि वे कितनी सैलरी, कितनी वेजेस किस पर्सन को देनी है, देन उसके बाद इंश्योर करता है कि जो लेबर लॉ है वो एक कंपनी फॉलो कर रही हो। तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का काम वो करता है। इसके अलावा ऑपरेशनल रोल कैसे प्ले करता है? क्योंकि वो डे टू डे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्टिविटी को मैनेज करता है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना, डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कराना। देन स्ट्रैटेजिक रोल। अब स्ट्रैटेजिक रोल कैसे है? देखो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर मैनेजर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह काम करता है ताकि कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। मैनेजर इंश्योर करते हैं कि एचआर पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ अलाइन करे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसी तरीके से एचआर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉय कॉम्पिटेंसी भी डेवलप हो और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्रॉफिट कमा सके। अब रोल एज एन एम्प्लॉय एडवोकेट। जो एचआर है ना वो एम्प्लॉय के एडवोकेट मतलब वकील होता है ना, उनके वकील की तरह काम करता है। कैसे? देखो जज के सामने जो पर्सन है उसकी दलील रखता है वकील, तो ऐसी ही जो सीनियर मैनेजर हैं उनके सामने जाके एचआर मैनेजर ही एम्प्लॉयज़ की दलील रखता है कि देखो इन लोगों को ये दिक्कत है, आपको ये करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंट करता है अपर मैनेजमेंट के सामने। देन रोल एज अ चेंजिंग एजेंट। अब इसका रोल एज अ चेंजिंग एजेंट कैसा है? देखो आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है और एडवांसमेंट हो रही है। तो ऐसी चीज़ों में बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। ऐसे में जो एचआर मैनेजर है ना वो एक चेंजिंग एजेंट की तरह काम करता है, हेल्प करके एम्प्लॉय को कि वो ये जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है ना इसको अडेप्ट कर सके, ट्रेनिंग देके, उनको काउंसलिंग देके, कम्युनिकेशन चीज़ें सिखा के, ठीक है। देन रोल इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट में क्या रोल है? अब देखो एचआर मैनेजर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं, ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है वो ताकि वो इंप्रूव कर सके एम्प्लॉय की नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी। देन रोल इन मेंटेनिंग अ इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो एचआर मैनेजर जो है वो इंश्योर करता है कि मैनेजमेंट के बीच में और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन जो है ना वो एकदम शांत, बढ़िया, एकदम बिना लड़ाई झगड़े का रहे, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी चाहती हैं कि आपके बीच में और आपकी जो बहन है या आपका जो भाई है उसके बीच में शांत, बिना लड़ाई झगड़े का जो सिचुएशन है वो रहे, ठीक है, ऐसा रिलेशन रहे। तो वैसे ही जो है एचआर मैनेजर चाहता है कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में एकदम कॉर्डिनल रिलेशन रहे। कैसे? जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है, ग्रीवेंस हैंडल करता है, इंकरेज करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि आपकी और आपके भाई की या बहन की जब आप लड़ाई होती है तो आपकी मम्मी सारे डिस्प्यूट रिजॉल्व करती हैं, आपके जो भी ग्रीवेंस होते हैं उनको हैंडल करती हैं, देन उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन कराती है। आप दोनों मुंह फैला के बैठ गए, बात नहीं कर रहे तो मम्मी कहती है बात कर उससे, ऐसे मत करो, बात करो एक दूसरे से। अब आता है थर्ड क्वेश्चन,
HR management involve two category of the function, manager and operative. Describe these functions. देखो HR मैनेजमेंट के अंदर दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक होता है मैनेजर और दूसरा होता है ऑपरेटिव. अब इन फंक्शन को एक्सप्लेन करने को हमें कहा है. तो देखो मैनेजर फंक्शन के अंदर क्या आता है, प्लानिंग. प्लानिंग मतलब डिटरमाइन करना कि फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें लोगों की, पहले से डिसाइड कर लेना पॉलिसी वगैरह क्या होगी. देन ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, अरेंज करना और एलोकेट करना रिसोर्सेज, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के बीच में. देन डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें गाइड करना, सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, ताकि वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर सकें. देन कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से और करेक्टिव एक्शन लेना जब भी नेसेसरी होता है. तो HR एक्टिविटी क्या करते हैं, यही काम करती है कि जो मान लो ये रामू है, ये काम करने गया है तो इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको मेज़र किया जाएगा और जो भी स्टैंडर्ड सेट करा है उससे कंपेयर करके देखा जाएगा कि रामू कितना बढ़िया कर रहा है, या उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है या किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है. देन ऑपरेटिव फंक्शन. ऑपरेटिव फंक्शन में क्या क्या आता है, रिक्रूटमेंट फंक्शन. प्रोक्योरमेंट फंक्शन में क्या आता है कि ऑब्टेन करना सही तरीके के और सही मात्रा में एम्प्लॉयज़ को. इसका मतलब क्या है कि सही लोग हायर करना और सही मात्रा में लोगों को हायर करना. देन डेवलपमेंट फंक्शन. डेवलपमेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं उनकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी जो है उसको इन्हांस करना. देन कंपनसेशन फंक्शन. कंपनसेशन फंक्शन मतलब फेयर और एडिकेट रिम्यूनरेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना. देन इंटीग्रेशन फंक्शन. इंटीग्रेशन फंक्शन का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में और एम्प्लॉय का जो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है उसके बीच में हार्मनी बना के रखना. ठीक है. देन मेंटेनेंस फंक्शन. मेंटेनेंस फंक्शन का मतलब क्या है कि ये इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में ही रहे. ऐसा ना हो कि कल के दिन को रामू जो है कंपनी छोड़ के चला जाए. ठीक है. उसकी वेलबींग का भी ध्यान रखना कि भाई रामू ठीक है, कोई फिजिकल हजार्ड तो नहीं है, वो मेंटली ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब. देन सेपरेशन फंक्शन. सेपरेशन फंक्शन का मतलब क्या है, टर्मिनेट करना एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप को रिटायरमेंट की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, डिसमल की वजह से या डेथ की वजह से. अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉब एनालिसिस इज द मोस्ट बेसिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्टिविटी डिस्कस. तो देखो, तो ये ना एक प्रोसेस है जहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है और एनालाइज किया जाता है इन्फॉर्मेशन जॉब के बारे में, ताकि डिटरमाइन कर सके कि उस जॉब के अंदर कौन कौन सी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, क्वालिफिकेशन और वर्किंग कंडीशन होगी. ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में कि क्या काम करना है, किस तरीके का काम करना है और काम करने के लिए कैसा पर्सन जो है वो रिक्वायर होगा. सिंस ऑलमोस्ट ऑल HR एक्टिविटी डिपेंड करती है इस इंफॉर्मेशन पे, तो इसीलिए ये जो है ये सबसे बेसिक HR मैनेज फंक्शन माना जाता है. अब जॉब एनालिसिस के अंदर ना दो चीज़ आती हैं. एक आता है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक आता है जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जॉब के बारे में सब कुछ दिया होता है, मतलब जॉब की पूरी प्रोफाइल होती है, जॉब के अंदर क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी, रिपोर्टिंग, सब कुछ. लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि उस जॉब को करने के लिए कैसे इंसान की ज़रूरत है वो दिया होता है. मतलब कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी स्किल्स, एबिलिटी, एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, पर्सनल करेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए, ये सब. अब जॉब एनालिसिस जो है ना वो मोस्ट बेसिक HRM एक्टिविटी है. क्यों है, हमें ये एक्सप्लेन करना है. तो देखो, जो बेसिक HR प्लानिंग होती है ना उसका सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है ये. ठीक है. जॉब एनालिसिस कैसे, क्योंकि जॉब एनालिसिस हेल्प करती है डिटरमाइन करने में कि हमें मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे जॉब की ड्यूटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, क्या कौन कौन सी जॉब है, ये देख के हमें पता चलता है कि हमें कितने लोग हायर करने हैं, किस तरीके के लोग हायर करने हैं. देन बेसिस है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का. अब देखो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या होता है, ये जॉब एनालिसिस पे डिपेंड करता है. क्यों, क्योंकि क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है ना कि जॉब जो करनी है उसमें कैसे लोग की ज़रूरत है. अगर मुझे ये नहीं पता कि ये जो क्या कहते हैं कोडिंग की जॉब है, उस कोडिंग की जॉब में कैसे लोगों की ज़रूरत है, तो मैं तो किसी को भी हायर कर लूँगी, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को भी हायर कर लूँगी, भले ही उसको कोडिंग का कुछ ना आता हो, है ना. तो एनालाइज अगर मैंने करके पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन मेरे पास है, तभी तो मैं प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करूँगी ना. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. देखो, जॉब एनालिसिस हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी नॉलेज और स्किल रिक्वायर्ड है जॉब को परफॉर्म करने के लिए. अब मान लो मैंने रामू को हायर कर दिया, भले ही वो एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है और उसे कोडिंग आती है, बट मेरी जॉब में कुछ और स्पेसिफिकेशन भी है कि उसे कोडिंग के साथ साथ कोई और सॉफ्टवेयर भी आना चाहिए. तो मुझे पता है कि किस चीज़ की ट्रेनिंग मुझे देनी है रामू को, ताकि वो अपनी जॉब ढंग से कर सके. देन परफॉर्मेंस अप्रेजल का भी बेस होता है. देखो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है ना वो स्टैब्लिश किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि जॉब एनालिसिस के थ्रू ही हमें पता चलता है. देन बेसिस फॉर कंपनसेशन मैनेजमेंट. देखो, जॉब एनालिसिस में हमें पता चलता है कि इस जॉब में कितना काम है, कैसा काम है, तभी तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि भाई अगर कोडिंग का काम है तो कोडिंग का काम कितना भारी है. अच्छा, बहुत भारी है तो हम जो है 8 लाख का पैकेज ऑफर कर देते हैं, या फिर
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन गिविंग एन एग्जाम। देखो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो जॉब एनालिसिस के अंदर आता है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा मैंने आंसर लिखा है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप इसे खुद से एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो जॉब एनालिसिस वाला टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भी छोड़कर मत जाना आप एग्ज़ाम में किसी भी सूरत में। इसके अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, दो चीज़ें आती हैं, ध्यान रखना क्या होती हैं, उनको भी पढ़ के जाना। और ये जो डिफरेंस है ना जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब स्पेसिफिकेशन का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन। हाउ कैन अ जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम बी मेड इफेक्टिव। अब देखो जॉब एनालिसिस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है ये समझो। देखो जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ये डिटरमाइन करने का कि जो वैल्यू है जॉब की वो कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब कैसे पता चलेगा कि जॉब की वैल्यू कितनी है, उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखकर, उसकी ड्यूटी क्या क्या है, क्या क्या काम उसमें करना होता है, वो सारी चीज़ें देख के हमें पता चलेगा कि जॉब का वर्थ कितना है, जॉब की जो वैल्यू है वो कितनी है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो जॉब एनालिसिस जो है उसके अंदर हम जॉब की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि जॉब की ड्यूटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है और उसके अंदर कौन सा पर्सन चाहिए काम करने के लिए। बट जॉब इवैल्यूएशन के अंदर हम ये डिटरमाइन करते हैं कि उसकी वर्थ कितनी है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूटी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कितनी सैलरी हमें देनी है उस जॉब के लिए। यहाँ पे फोकस होता है कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब पे, यहाँ पे फोकस होता है वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब पे। इसका नेचर जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे नेचर कंपैरेटिव एंड इवैल्यूएटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा इसमें पार्ट पूछा गया था कि जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम बी मेड इफेक्टिव, कैसे इफेक्टिव बनाएंगे। अभी क्वेश्चन में पूछा था ना कि किस तरीके से जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम हम इफेक्टिव बनाएंगे, तो वो समझते हैं। तो देखो प्रॉपर जॉब एनालिसिस करके हम जॉब इवैल्यूएशन प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे प्रॉपर पता है कि रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज़ क्या है इस जॉब की, तो मैं उसकी जो वैल्यू है कि कितने पैसे उस पर्सन को देने चाहिए जो ये जॉब कर रहा है, आराम से पता कर सकती हूँ। प्रॉपर अगर जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे पास है तो मैं सारी चीज़ें बड़े ढंग से देख सकती हूँ। इसके अलावा इवैल्यूएशन मेथड के लिए हमें हमेशा साइंटिफिक मेथड लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजर ने अपने हिसाब से कह दी कि अरे ये तो मेरा भाई जैसा दोस्त है, चलो इसको 1 लाख रुपए दे देते हैं, भले ही वो काम जो है वो 20,000 का है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंश्योर द फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जॉब क्या है उस पर फोकस करना चाहिए, कौन जॉब कर रहा है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये देख रहे हो कि जॉब कौन कर रहा है और उसके हिसाब से पैसे डिसाइड कर रहे हो, इसका मतलब आप बाइस हो रहे हो, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। देन इन्वॉल्व द एम्प्लॉय एंड द सुपरवाइजर, एम्प्लॉय सुपरवाइजर और एचआर स्पेशलिस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहिए जॉब इवैल्यूएशन प्रोसेस में, ताकि एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ जाए इवैल्यूएशन रिजल्ट की। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेज इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। गाइज रिक्रूटमेंट ठीक है एंड सिलेक्शन, ये दो चीज़ होती हैं, इनका डिफरेंस, ठीक है, क्या होता है रिक्रूटमेंट, क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, और रिक्रूटमेंट के जो सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्सेज होती है और एक होती है एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है। ये दोनों सोर्सेज कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टाइप है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज के, ये आपको पढ़ के जाना है। इस टॉपिक को आपको इस तरीके से पढ़ना जरूर है। भले ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस का लिया है, लेकिन मैंने और क्वेश्चंस देखे हैं जहाँ पे इस टॉपिक से ये चीज़ों में क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इस टॉपिक को इस तरीके से कवर करके जाइएगा, ठीक है। सिलेक्शन क्या होता है, देखो सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, पहले रिक्रूटमेंट बता देती हूँ फिर सिलेक्शन बताती हूँ। देखो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो कि वो जो है जॉब एप्लीकेशन दे। एक बार जॉब एप्लीकेशन हो गया, जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, रिक्रूटमेंट वहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी है उनमें से किसी एक पर्सन को चूज करना, दैट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। अब इसमें स्टेज क्या होती है, सबसे तो पहली स्टेज आती है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनके एप्लीकेशन को देखा जाता है, और जो फालतू एप्लीकेशन है या जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही हैं उन एप्लीकेशन को हटा दिया जाता है। देन सिलेक्शन टेस्ट, फिर बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंसी टेस्ट, पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। उन बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि क्या कैंडिडेट सुटेबल है या नहीं। फिर उसके बाद होता है टेस्ट के बाद
टेस्ट के बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या कहा जाता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है आपके बीच में और जो पर्सन आपको हायर कर रहा है उसके बीच में, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरव्यू में डेप्थ एनालाइज किया जाता है आपकी पर्सनालिटी का। देन रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है क्या वो सही है या नहीं, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। आपने बोला कि आपके 12th में जो परसेंटेज थे वो 97% थे, क्या इतने थे या नहीं थे। आपने बताया कि आप पिछली इस कंपनी में काम करते थे, क्या आप उसमें करते थे या नहीं करते थे, तो रेफरेंस चेक होना। देन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि आप फिजिकली मेंटली फिट हैं या नहीं, और वो सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद होता है फाइनल सिलेक्शन डिसीजन। सारी चीज़ों के बेस पे, टेस्ट के बेस पे, इंटरव्यू, रेफरेंस, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है एक फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है कि हाँ जी रामू जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। देन फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और फाइनली फिर प्लेसमेंट होके इंडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि आपको ना बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसकी पॉलिसी, रूल, कल्चर, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब के बारे में बताया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ द केस स्टडी मेथड ऑफ ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग होता है, उसके अंदर एक जो मेथड है वो है केस स्टडी। अब केस स्टडी वही है जो आपको जाके कॉलेज स्टडी 2 चैनल पे जाके आपको जो केस स्टडी की वीडियो देखनी है ना, वही ये मेथड होता है। इसमें भी यही किया जाता है कि एक जो है रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है या फिर कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती है और उसमें फिर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं या और क्वेश्चन भी हो सकता है। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? आपके एग्जाम में 9 मार्क्स की केस स्टडी आएगी। हो सकता है 2 क्वेश्चन आए 4.5 के, या हो सकता है 3 क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है, 3-3 नंबर के, ओके, या और भी कोई पैटर्न हो सकता है। तो वहां पे क्वेश्चन दिए जाते हैं केस स्टडी के अंदर और क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा सिनेरियो पढ़ के आपको अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब केस स्टडी के फायदे क्या क्या है, तो देखो एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस सिचुएशन को एनालाइज करता है बहुत ही सिस्टमैटिकली मैनर में। देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज होती है कि रियल लाइफ सिचुएशन आपको दे दी है और आपको पूछा है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, तो आपका दिमाग चलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं क्या डिसीजन ले सकता था। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। उसके अलावा प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। अगर आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाए कि देखो एचआर मैनेजमेंट ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ना आए तो फिर क्या फायदा। तो केस स्टडी आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना सिखाती है उसका। देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है और ये ग्रुप डिस्कशन और टीम वर्क को भी प्रमोट करती है। डिमेरिट्स क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, आपका भी एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला है केस स्टडी में अगर आपने वीडियो जाके नहीं देखी तो और प्रैक्टिस नहीं करी केस स्टडी की तो। इसके अलावा कभी कभी होता है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है तो एक्चुअल सिचुएशन को ये रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो उस केस में केस स्टडी का फायदा नहीं हो पाता क्योंकि अगर ये एक्चुअल सिचुएशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो आपका क्या फायदा इतना दिमाग लगाने का, मत्था लगाने का। देन बाइस्ड इंटरप्रिटेशन हो सकती है। देखो डिफरेंट ट्रेनी जो है वो डिफरेंट तरीके से केस को जो है वो एनालाइज करता है, सेम सिचुएशन को सोचने का तरीका अलग होता है, तो इससे बाइसनेस हो सकती है। देन पूरा का पूरा पार्टिसिपेंट की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर पार्टिसिपेंट को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल एबिलिटी है, तभी वो ढंग से उस केस स्टडी को यूटिलाइज कर सकता है, उससे अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख सकता है। नो सिंगल करेक्ट आंसर, कोई भी सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। ट्रेनी जो है वो फाइंड इट डिफिकल्ट कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो। ट्रेनिंग को ये भी हो सकता है कि यार इतने सारे सॉल्यूशन है, सही कौन सा है इसमें से। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by performance appraisal, how it is different from performance management, what are the essentials of effective performance appraisal, ठीक है। अब देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है एचआर मैनेजमेंट के, ठीक है। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, ये एक सिस्टमैटिक और पीरियोडिक इवैल्यूएशन होता है एम्प्लॉय की जो जॉब परफॉर्मेंस है उसका। पहले से जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको देखा जाता है, ठीक है। लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस होता है, ये प्लान करने का, मॉनिटर करने का, रिव्यू करने का और इंप्रूव करने का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। ये सिर्फ परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने पे फोकस नहीं करता बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट में काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो सिर्फ इवैल्यूएट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है मैनेज करने का और इंप्रूव करने का एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। इसका नेचर क्या है कि पीरियोडिक एक्टिविटी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तो कंटिन्यूस और ऑनगोइंग एक्टिविटी है। इसका स्कोप क्या है कि ये सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करता है, बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रेजेंट पे भी फोकस करता है और फ्यूचर पे भी फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, देखता है कि सही है या नहीं है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने पे काम करता है, ठीक है।
अब आ जाते हैं इसेंशियल फॉर इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम। एक इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है वो क्लियरली आप एम्प्लॉय को बताओ कि भाई तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है ना लास्ट में इस बेसिस पे हम चेक करेंगे। तो अगर उसको पता ही नहीं है तो वो कैसे काम करेगा। देन ऑब्जेक्टिविटी एंड फेयरनेस, मतलब आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक्चुअल परफॉर्मेंस पे बेस्ड होना चाहिए रेदर देन आपके पर्सनल ओपिनियन, फेवरेटिज्म या बाइजनेस पे। देन रेगुलर फीडबैक, एम्प्लॉय को रेगुलरली आप फीडबैक दो कि हाँ जी आप सही चल रहे हो, आप बढ़िया काम कर रहे हो, हाँ हाँ थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। रेगुलर फीडबैक मिलना चाहिए और फीडबैक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं डिस्ट्रक्टिव। आप उसे एकदम ऐसे कर दो तेरे बस की कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। देन पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉय का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है अप्रेजल प्रोसेस में, ताकि वो जो है वो देख सके कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है या नहीं, वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन को समझ सके। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे ध्यान से देखना। देखो वैसे तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने देखे हैं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका सिंपल आपसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अब स्टेटमेंट बेस्ड कैसे है देखो, you have been approached by the private hospital board stating that their nursing are not happy with the existing performance appraisal practice and consequently it is resulting a high turnover. So hospital currently using a ranking method for appraisal its nurse. As a HR consultant, what alternative appraisal method would you suggest to the board and why? देखो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने आपको अप्रोच किया और आपको पूछा कि देखो हमारी नर्सेस जो है ना वो हैप्पी नहीं है एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिसेस से, और वो बहुत ज़्यादा जो हॉस्पिटल है वो छोड़ के जा रही हैं। अभी जो वो मेथड यूज़ कर रहे हैं दैट इज रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि रैंक दी जाती है सारी नर्सेस को। यहाँ पे नर्स है ना तो ठीक है, यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ को रैंक दी जाती है कि ये वाला जो एम्प्लॉय है वो रैंक 1 पे, ये रैंक 2 पे, 3 पे। अब इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है एम्प्लॉयज़ में। बट अगर वो पॉजिटिव हो तब तो फ़ायदा, लेकिन अगर वो निगेटिव हो जाए या जेलेसी का वो बन जाए या फिर बाइसनेस हो जाए तो फिर लोग डिससेटिस्फाई होंगे, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होंगे, है ना। तो आपको ये लिखना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस क्या होता है, देन उसके बाद आप बता दो कि रैंकिंग मेथड में क्या करा जाता है और इस मेथड से डिससेटिस्फेक्शन होता है। अब हमसे पूछा कि कोई और मेथड बताओ, तो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अप्रेजल जो किया जाता है ना वो ऐसे रैंक दे के नहीं किया जाता कि ये नर्स रैंक 1 पे, ये रैंक 2 पे, रैंक 3 पे, ऐसे नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पे बिहेवियरल स्टेटमेंट जो है वो डिफाइन करे जाते हैं और फिर उन्हें रेंज किया जाता है पुअर टू एक्सीलेंट के बीच में। ठीक है, अब ये सूटेबल क्यों है, क्योंकि ये एक्चुअल बिहेवियर पे फोकस करता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा पेशेंट की केयर को और सेफ्टी को। दूसरा, इससे बाइसनेस और सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। तीसरा, ये क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को, जैसे नर्स को क्लियरली पता होगा कि कैसा बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हर एक परफॉर्मेंस लेवल जो है ना वो क्लियरली डिफाइन होगी। देन उसके बाद इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन भी इंप्रूव होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि उनको फेयरली इवेल्युएट किया जाएगा, बाइसनेस नहीं करी जाएगी और पेशेंट की जो क्वालिटी केयर है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बात मेरी समझ आ जाएगी कैसे। अब देखो BARS में क्या होता है कि यहाँ पे ना बिहेवियरल स्टेटमेंट दिए होते हैं, जैसे एक्सीलेंट रेटिंग कब मिलेगी, अगर आपका बिहेवियर ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा होगा। क्या क्या, positive, provide compensate patient care, follow the procedure accurately and assist the colleague willingness। अगर ये 3 चीज़ें आ रही हैं आपकी चीज़ों में, ठीक है, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो आपको एक्सीलेंट रेटिंग दी जाएगी, अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो गुड, अगर ऐसा है तो एवरेज और लास्ट में पुअर। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ग्रीवेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई शुड बी देयर अ ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीवेंस क्या होता है, ग्रीवेंस होता है एक फीलिंग जब आप बहुत डिससेटिस्फाई फील करते हो या आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो दैट इज द ग्रीवेंस। ग्रीवेंस अराइज हो सकता है बहुत सारे रीजन से, जैसे अनफेयर ट्रीटमेंट, पुअर वर्किंग कंडीशन, वेज इशू, कुछ भी हो सकता है। अब क्या क्या रीजन हो सकता है, तो वेज और सैलरी का इशू हो सकता है, अनफेयर प्रमोशन या ट्रांसफर पॉलिसी हो सकता है, वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, या सुपरवाइजर जो है ना वो बहुत ही खराब है, या कंपनी पॉलिसी वायलेट हो रही है, जॉब इनसिक्योरिटी है, या रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही। रामू बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन रामू को कोई पूछ ही नहीं रहा है, भले ही वो कितना अच्छा कर दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई उसे सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा है, दैट इज लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। अब जरूरत क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसीजर की जरूरत क्या है, देखो एक फॉर्मल चैनल ऑफ कंप्लेंट होना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मल चैनल ऑफ कंप्लेंट नहीं है, अब मान लो रामू की अच्छा काम करा बट इसको प्रमोशन नहीं मिला,
और इसका जो सुपरवाइजर है वो कौन है, श्यामू। अब श्यामू को जाके इसने बोला, लेकिन श्यामू इसकी सुन ही नहीं रहा है, तो उसे बहुत ही डिससेटिस्फेक्शन फील होगा ना, क्योंकि श्यामू के ऊपर वो किसको कंप्लेन करे, कुछ पता ही नहीं है, कोई प्रॉपर जो है प्रोसीजर ही नहीं है। देन अनफेयर ट्रीटमेंट ना हो, इस बात को इंश्योर करता है, क्योंकि अगर रामू के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकता है ऊपर। ये एम्प्लॉय को मोराल को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी और रिजॉल्व करी जाएगी। देन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को भी प्रिवेंट करता है। अगर टाइमली अगर किसी की प्रॉब्लम है और उसको सुन लिया जाए और उसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने से बच जाता है। देन उसके बाद ये बेटर एम्प्लॉय रिलेशन को प्रमोट करता है, एब्सेंटीज और टर्नओवर को कम करता है। क्योंकि अगर रामू को अच्छा काम करने पे कुछ सुविधा नहीं मिल रही, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही, तो वो खराब काम करेगा, जब अच्छा काम करने से कोई फायदा नहीं है। तो लेकिन अगर प्रॉपर ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रोसीजर है तो रामू जो है ऊपर कंप्लेन कर सकता है, तो वो ऐसा काम करेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, एब्सेंटीज और टर्नओवर कम होंगे और जो एम्प्लॉयज़ है उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्कस द मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर दैट इज सुटेबल इन इंडिया। व्हाट आर द इश्यूज ऑफ प्रिक्विजिट फॉर अ ग्रीवेंस प्रोसीजर। कौन सा ग्रीवेंस प्रोसीजर जो है वो सुटेबल है इंडिया के लिए। देखो, स्टेप लेडर प्रोसीजर जो है ना वो सुटेबल है इंडिया के लिए। अब स्टेप लेडर में क्या होता है कि यहाँ पे ना जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो ना वैसे काम होता है। पहले आप एक को कंप्लेन करोगे, नहीं रिजॉल्व हुई, तब आप दूसरे पे जाते हो। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले आप जो है इमीडिएट सुपीरियर को कंप्लेन करते हो। अगर इमीडिएट सुपीरियर नहीं सुनता तब आप फिर डिपार्टमेंटल हेड पे जाते हो। अगर डिपार्टमेंटल हेड नहीं सुनता तब आप ग्रीवेंस कमेटी पे जाते हो, और अगर ग्रीवेंस कमेटी भी नहीं सुनती है तो आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाते हो। एंड गाइस, अगर टॉप मैनेजमेंट भी नहीं सुनता तो वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो। अब प्रिक्विजिट क्या है, गुड ग्रीवेंस प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि अगर रामू कम पढ़ा लिखा है तो वो भी पूरा प्रोसीजर जानता हो, उसे भी कोई दिक्कत ना हो, और अगर श्यामू बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वो भी उतना ही जानता हो जितना रामू जानता है। तो मतलब सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ जो है वो क्लियरली पता कर सके कि क्या स्टेप है, कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। देन फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, मतलब प्रोसीजर ऐसा होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल ट्रीट करे, कोई बाइसनेस ना हो। देन प्रॉम्प्टनेस, मतलब आपने सुना है कि अगर जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाई, अगर आपको टाइम पे कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना दे, आपकी बात ना सुने, बाद में भले ही कोई आपको कह दे कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत जेन्युइन है, मैं आपको ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, तो आपको ये लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। तो प्रॉम्प्टनेस होना मतलब क्विकली मैटर जो है वो सेटल होना चाहिए। देन उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉय जो है उसको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए ग्रीवेंस प्रोसीजर क्या है, क्या उसके राइट है, कौन सा मेथड अवेलेबल है, कैसे उसे कंप्लेन सबमिट करनी है। एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉय जो है वो ऐसा फील करे कि हाँ भाई मैं आराम से अपनी बात किसी को कह सकता हूँ, मेरी बात सुनी जाएगी, उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका प्रोसीजर जो है वो एम्प्लॉय को कॉन्फिडेंस दिलाए कि हाँ वो ढंग से अपनी बात कह सकता है और उसकी बात सुनी जाएगी। देन पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे चीज़ें करी जाएंगी। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम इन ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई इज द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इम्परेटिव फॉर अ सक्सेस ऑफ सच प्रोग्राम। देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है एचआर मैनेजमेंट के। ये जो प्रोग्राम है वो इंप्रूव करते हैं फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ द एम्प्लॉय, उनको सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करके, वेलफेयर फैसिलिटी प्रोवाइड करके और प्रोटेक्ट करके अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। अब सिग्निफिकेंस क्या है इनका, तो देखो एम्प्लॉय का वेलबींग इंप्रूव करते हैं क्योंकि एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन बेटर करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉय के लिए केयर कर रही है, वेलफेयर कर रही है, तो उसको भी ऐसा फील होगा कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन मेरी कदर करती है तो मैं भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की कदर करूं। एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, वो मोटिवेट फील होगा। देन इसके बाद सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन मिलती है। एम्प्लॉय वेलफेयर जो है वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द रिस्क, जैसे एक्सीडेंट का रिस्क, इलनेस का रिस्क या अनफोर्सिन सिचुएशन का रिस्क। देन डेवलपमेंट ऑफ अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। अब जो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के वेलफेयर और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करती है ना, वहाँ पे एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल केयर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाला कल्चर डेवलप होता है। देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है एम्प्लॉय वेलफेयर हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम की, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये सिग्निफिकेंस है। एब्सेंटीज कम होगी, ये सिग्निफिकेंस है। एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा और एक्सीडेंट की कॉस्ट भी कम होगी। देन आता है सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट इम्परेटिव। तो देखो सब टॉप मैनेजमेंट के जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एम्प्लॉय हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही तो पॉलिसी बनाएंगे ना, और वही तो अपना कमिटमेंट शो करेंगे। अगर वो कमिटमेंट शो करेंगे तभी तो ढंग से सारी चीज़ें होंगी। देन रिसोर्सेज भी वही एलोकेट करते हैं कि एम्प्लॉय की हेल्थ सेफ्टी प्रोग्राम के लिए कितना पैसा देना है। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन भी वही लोग इंकरेज करेंगे और ध्यान रखेंगे कि इफेक्टिवली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो। देन एक सेफ्टी कल्चर क्रिएट करना भी टॉप मैनेजमेंट का ही काम है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट डेमोस्ट्रेट करेगा कि वो एम्प्लॉय वेलफेयर और सेफ्टी के लिए कंसर्न है और वो एम्प्लॉय की परवाह
करता है, तो इसी से उनके इस कंसर्न से, उनकी इस चीज़ों से ही तो एक सेफ्टी कल्चर डेवलप होगा। देन मॉनिटरिंग एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, टॉप मैनेजमेंट को भी ये ध्यान रखना होगा कि वो कंटिन्यूसली एम्प्लॉय वेलफेयर सेफ्टी प्रोग्राम को इवेल्युएट करे और देखे कि कहीं कुछ चेंज करने की तो ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विस, डिस्कस द 3 वेलफेयर सर्विस, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल और फैसिलिटेड फॉर अ डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर सर्विस क्या होती है? ये वो फैसिलिटी और एमिनिटी होती हैं जो प्रोवाइड करी जाती है वेजेस के अलावा, वेजेस सैलरी दी जा रही है उसके अलावा जो प्रोवाइड करी जा रही है। अब इकोनॉमिक वेलफेयर सर्विस क्या होती है? वो सर्विस होती हैं जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक वेलबींग का ध्यान रखती है एम्प्लॉय के, जैसे कि बोनस पेमेंट, सब्सिडी, मील, हाउसिंग असिस्टेंट, लोन एट अ कंसेशनल रेट, ये सारे। आती है रिक्रिएशनल वेलफेयर सर्विस, ये वो सर्विस होती है जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो रिलैक्स हो सके, एंटरटेन कर सके या सोशल इंटरेक्शन कर सके। अब इसमें क्या क्या आता है? आउटडोर गेम, लाइब्रेरी, रिक्रिएशनल सेंटर, कल्चर प्रोग्राम एक्सेट्रा। इसके अलावा आता है फैसिलिटेटिव वेलफेयर सर्विस, ये वो सर्विस होती है जो हेल्प करती है एम्प्लॉय को कि वो अपना काम जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सके। जैसे कि क्या क्या इसके अंदर आता है? हाउसिंग अकोमोडेशन, एजुकेशन फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एक्सेट्रा। अब इंपॉर्टेंस क्या है इन वेलफेयर सर्विस की एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए? तो सबसे पहले तो एम्प्लॉय का जो मोरल है ना, वो इससे इन्हांस होता है। वेलफेयर सर्विस जो है एक वो सेटिस्फेक्शन की फीलिंग और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग्स जो है वो क्रिएट करती है एम्प्लॉयज़ में। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है क्योंकि उनके पास वेलफेयर फैसिलिटी बढ़िया है, एम्प्लॉय हेल्दी है तो बढ़िया काम करेगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छे होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को लगता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में सोच रही है, तो वो बहुत ही कमिटमेंट के साथ काम करता है। अब एब्सेंटीज और टर्नओवर भी कम होता है, क्यों? क्योंकि अगर आप वेलफेयर का ध्यान रख रहे हो तो एम्प्लॉय बीमार भी तो कम होगा ना, ठीक है। देन ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटेटिव सर्विस जो है वो फिजिकल, मेंटल, सोशल, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करती है एम्प्लॉय के, तो इससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइस, ये जो पीडीएफ है, जिस पीडीएफ से मैंने आपको पढ़ाया है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको एचआरएम के नोट्स परचेस करने हैं तो आप परचेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म, और गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब एक बहुत ज़रूरी न्यूज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ गाइस, मैंने केस स्टडी कराई है। केस स्टडी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में तो चॉइस आने वाली है और आप आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट भी बहुत ईजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखे हैं मोस्ट ऑफ द PYQs में। 1-2 PYQ में ऐसा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़े लैंग्वेज बेस है, बट इतने भी हार्ड नहीं है। बस केस स्टडी जो है वो एक अलग सी चीज़ है जो आपने पहले नहीं की है। तो आपको ये वाला जो चैनल है वो जाना है, आपको टाइप करना है @ बिना स्पेस के कॉलेज स्टडी 2, और वहाँ पे आपको जो पहली वीडियो दिखेगी दैट इज़ ऑफ केस स्टडी HRM, आपको वो देखनी ज़रूर है गाइज। उसको करके ज़रूर जाना, वरना आप केस स्टडी में परेशान हो सकते हो और आपके 9 मार्क्स आपके हाथ से जा सकते हैं। सो थैंक यू।